बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद मुदल। आज 21 जनवरी है साल 2021। मुराद अली शाह के खिलाफ वादा माफगवा मैदान में आ गया। उजैर बलोच पर जरदारी हुकूमत क्यों मेहरबान है, एक और मुकदमे में वो बरी हो गया है और मुझे आज नैब लाहौर ने तलब किया था और मैं हाजिर हुआ था। इसके पीछे कहानी क्या है, इस पर मैं सबसे पहले आपको ब्रीफ करता हूं। आपको इल्म है कि मैं अक्सर वीडियोस के अंदर जिक्र करता हूं कि यहां पर शरीफ जरदारी माफिया हो या दीगर माफिया, वो अक्सर आम आदमी को उसका शनाख्ती कार्ड यूज करते हैं, बैंक के साथ मिली भगत करके उसका अकाउंट खोलते हैं और फिर करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेकिन वो बेचारा तो रेड़ा ठेला लगा के बैठा होता है और उसको बाद अज़ां जब नैब FIA या दीगर इदारे पकड़ते हैं या FBR नोटिस भेजता है तो उसको पता चलता है मैं तो करोड़पति था, तो मैं यहां वैसे ही रेडी लगाकर बैठा हूं। इसी तरह का मामला जो है वो मेरे साथ भी मिलता जुलता मामला हुआ है। मेरा एक अकाउंट था 2011-12 के अंदर बैंक के अंदर, उसके अंदर एक ट्रांजैक्शन हुई, मुझे उसका इल्म भी नहीं था और वो एक ऐसे शख्स के पास गई जो नैब ने जिसको तलब किया था और एक ठेकेदार टाइप आदमी था और मुझे नोटिस मौसूल हुआ तो मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने समझा चूंकि मैं आपके सामने इस तरह की बातें करता रहता हूं शायद मुझे इंतकामी कार्रवाई का कोई निशाना बना रहा है, लेकिन वहां पर आज मैं पेश हुआ और ये मुझे कॉल ऑफ नोटिस टू द विटनेस अंडर सेक्शन 19 ऑफ NAO 1999 इंक्वायरी अगेंस्ट राजा उमर शहजाद ओवरसीयर हाईवे पंजाब एंड अदर्स, इस नाम का जो केस था उसके अंदर मुझे तलब किया गया एज ए विटनेस और वो मुझसे पूरी जो डिटेल है वो पूछी गई और मैं डिप्टी डायरेक्टर एंड नैब इन्वेस्टिगेशन विंग 1 के मिस्टर रेहान अकरम उनके पास मैं पेश हुआ। तो एक तो मुझे ये फायदा हुआ कि मैं नैब के ऑफिस को अंदर से देखा जहां पर मरियम नवाज ने हमला किया, कहां कहां उन्होंने हमला किया, किस तरह गुल्लू भट्ट जो है वो साथ लेकर वहां पर पहुंची थी। तो मैं बहरहाल वहां पहुंचा तो उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से मुझे वेलकम किया। मैंने अपनी डिटेल्स दी और पूरा जो बैंक से मैं अपनी ट्रांजैक्शंस की डिटेल लेकर गया था और उसके अंदर मैंने उनको बताया, जिस तरह मैं शायद ये क्लियर आपको ना आ रहा हो डॉक्यूमेंट, तो मैंने उनको बताया कि मैं तो इस बंदे को नहीं जानता जिसको ट्रांजैक्शन हुई है। बहरहाल उन्होंने मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली और मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। यकीनन आज जो नैब के डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे बिठाया, वहां पर चाय पिलाई, फिर गपशप हुई, फिर मैंने बहुत सारी बातें जो रोज आपसे वीडियो के अंदर डिस्कस करता हूं इस तरह की बातें भी डिस्कस की कि क्या वजह है कि नैब किसी भी मेगा करप्शन के स्कैंडल को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाता। तो मुझे उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से ब्रीफ किया कि मामला यही है जो पहले आप सुनते हैं कि हमें अमले की कमी दरपेश है और यहां पर जो कवानीन है उनके अंदर इतने सुकम है, चूंकि पिछले टन्योर के अंदर 40-50 साल से यही माफिया था जिसने कानून साजी करनी थी, तो इन्होंने इतनी कमजोरी और सुकम उनके अंदर रखे हैं कि जब भी इन पर गिरफ्त की जाती है तो ये बच जाते हैं और फिर हमारा अमला कम होने की वजह से अदालतें भी कम है, प्रोसिक्यूटर भी कम है, जिसकी वजह से केसेस का बर्डन बहुत ज्यादा होता है। और मैंने खुद आज मुशाहिदा किया कि किस तरह एक फाइलों के अंबार उनके पास लगे हुए थे। बहरहाल मैंने कहा ये मामला तो आपकी अपनी जगह है, लेकिन ये बात भी समझने वाली है कि कोई 5-10 मेगा करप्शन के स्कैंडल्स अगर वो आप किसी नतीजे पर पहुंचा देते तो फिर मामलात किसी नेज पर पहुंच जाते। बहरहाल उन्होंने जो अपनी चीजें बताई वो भी बातें बहुत वजनी थी उनकी। यकीनन हुकूमत पाकिस्तान को इस हवाले से एक्शन लेना है, उनकी इन कमी कुताहियों को दूर करना है। प्रोसिक्यूटर जिस तरह अदालतें इंशाल्लाह अगले महीने तक फंक्शनल हो जाएंगी, 30 एहतसाब अदालतें, और उससे मजीद बर्डन कम होगा और आम जो पाकिस्तान का आदमी है वो ये समझता है कि महंगाई तो हम जो है हमें इल्म है कि मुल्क मकरूज है और परेशानी है, लेकिन हम फिर भी बर्दाश्त करेंगे। लेकिन कम अज कम जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है वो इतनी डुटाई और बेशर्मी के साथ इस कौम को इखलाकियात भी सिखा रहे हैं। यहां पर PDM के नाम पर अपनी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सरेआम सड़कों पर जो है वो मार्च भी कर रहे हैं। तो ये तमाम लोग जिन्होंने चोरी की, डकैती की, इस कौम का पैसा लूटा, उनको तो आप जेलों के अंदर डालें। तो ये एक बड़ा जो है वो मैं गया और इस हवाले से पूरी जो डिटेल है वो मैंने पेश कर दी। ज़ाहिर है मामला सब जो डाइस है और उसके अंदर है नैब के अंदर, वो जैसे मुनासिब समझे, चुके मैं तो इस हवाले से क्लियर हूं, मुझे इल्म है। अब मैं चीज आपके सामने रखता हूं और वो है मुराद अली शाह। अक्सर हमने देखा है कि जरदारी माफिया जो है, एक तो डील की खबरें आ रही हैं कि जरदारी शायद डील करने के अंदर कामयाब हो गया, लेकिन साथ ही जो नैब की कार्रवाइयां हैं और दीगर इदारों की वो तेज हो गई हैं और आसफ जरदारी इस वक्त शदीद अलील है। लेकिन मेरी ये दुआ है कि जब तक इस कौम का एक एक पैसा वो उनसे रिकवर नहीं होता, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी अता फरमाए। और दूसरी बात यह है
कि मुराद अली शाह चूंकि उनका मुबैना एक फ्रंटमैन है जिसको उन्होंने वज़ीर आला बनाया हुआ है, जितने ठेके होने होते हैं हर यानी जिले के अंदर नीचे तक मैं आपको बताता हूं एक नेटवर्क बनाया हुआ है। सरकारी मुलाजमीन हत्ता के पेंशन के पैसे 2 अरब से ज्यादा ये खा गया। गंदम का इतना बड़ा अरबों का स्कैंडल आया, फिर किस तरह वहां लोगों की अमवात हुई। आज सिंध के एक हॉस्पिटल के अंदर जो चूहा है उसने बच्चे के नाक को काटा है। ये हालात है यहां पर, लेकर फिर वो बताते हैं कि इमरान खान हुकूमत ऐसे की जाती है। तो आज मुराद अली शाह का गुज़श्ता रोज जो रेफरेंस दायर किया गया था नैब की तरफ से, और वो तवानाई के मंसूबे थे और उनके अंदर मुबैना अरबों रुपया का हेर फेर हुआ है। और अल्टीमेटली ये सारा पैसा जो है वही जाली बैंक अकाउंट अब्दुल गनी मजीद और वो सारा जो नेटवर्क है ओमनी ग्रुप का वहां पर ट्रांसफर होता है और फिर आगे जरदारी का जितना एक नेक्सस बना हुआ है वहां पर जाता है। तो एक वादा माफगवा जो है वो मैदान में आ गए। उनका नाम अमजद हुसैन है। उन्होंने बताया है कि इसके अंदर मुराद अली शाह ने जो हेरा फेरी की है उसमें ट्रांसमिशन लाइन का जो ठेका दिया गया है उसमें बोली का अमल मुराद अली शाह ने खुद कंट्रोल किया है और उन्होंने महमूद अल हसन जो कि ऑलरेडी उसको ठेका देने वाली जो प्रोक्योरमेंट कमेटी है उसके अंदर अपने बंदे को रखा है ताकि मर्जी का ठेका दिया जाए और उससे किक बैक्स लिए जा सके। और वो कहते हैं कि इस पर चूंकि इल्जाम बड़ा सादा है कि ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी में अरबों रुपए की ये जो हेर फेर हुई है 17 अब्दुल गनी मजीद समेत 17 मुल्जमान इसके अंदर नामजद किए गए और 125 इसमें गवाहान है। अब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से हदायत नैब को दे चुका है कि आप इतने ज्यादा गवाहान ना रखा करें कि फिर केसेस इतने लंबी तारीख तक जो है वो लटक जाएं। लेकिन ये काम बहरहाल हुआ है। तो ये जो लगता ऐसे है कि मुराद अली शाह जिस तरह मुख्तलिफ रेफरेंसेस के अंदर फंसते जा रहे हैं, अगर जेन्युइन एहतसाब होता है तो मुराद अली शाह जो है वो अरबों रुपए इससे रिकवर होंगे और अल्टीमेटली जो आसफ जरदारी और बिलावल के पापा जानी और पुप्पो का पूरा एक नेटवर्क है माफिया का वो इसके अंदर बेनकाब हो रहा है। एक और बड़ी जो डेवलपमेंट आई है वो ये आई है कि हमने देखा है कि जो सिंध हुकूमत है वो उज़ैर बलोच पर बड़ी मेहरबान है। इस एक महीने के अंदर यानी जनवरी के महीने के अंदर ये 6ठा केस है जिसके अंदर उज़ैर बलोच बाइज्जत बरी हो रहा है। और इस वक्त तो ऐसे लग रहा है जैसे सारा जो काम है वो उज़ैर बलोच को सिंध हुकूमत जो है वो पाक साफ करने पर लगी हुई है। और मैंने आपको शुरू से एक बात बताई थी जब मैं तसलसल के साथ उज़ैर बलोच की JIT को कवर कर रहा था और आपको लेटेस्ट अपडेट्स दे रहा था आज से 2-3 महीने पहले, तो मैंने बताया था आपको और मेरे पास जराए के हवाले से ये खबर मौजूद थी और कुछ लोगों ने कहा जी रेंजर की तहवील में ये काम कैसे हो जाता है। जब उज़ैर बलोच ने ऑलरेडी जो मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दी, और याद रखें जो 161 ज़ाब्ता फौजदारी की स्टेटमेंट होती है वो पुलिस नैब या किसी भी इदारे के मुतलका अफसर के सामने होती है तो उसकी वो वैल्यू नहीं होती। वो चूंकि ये परज्यूम किया जाता है कि शायद ये जबरदस्ती या दबाव में लाकर इससे स्टेटमेंट ली गई है, लेकिन जो बंदा ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 164 के तहत वहां पर स्टेटमेंट देता है तो वो स्टेटमेंट देने के साथ जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट होती है तो वो बाद के अंदर उससे मुकर नहीं सकता। तो ये ज़ाब्ता फौजदारी की 164 सेक्शन के तहत बाकायदा तौर पर ये स्टेटमेंट दी थी कि मैं रोजाना 1 करोड़ रुपया जो कराची से भत्ता इकट्ठा करता हूं वो फरियाल तालपुर को देता हूं। लेकिन बाद ये उज़ैर बलोच उससे मुकर गया तो उस वक्त ही ये शकूक शुबात पैदा हो रहे थे कि शायद अंडरग्राउंड कोई जरदारी माफिया के साथ डील हो गई है कि अगर आप इस स्टेटमेंट से मुकर जाएं और इस तरह के जितने भी आपने इल्जामात लगाए हैं अगर आप पीछे हट जाएं तो आपको बचाया जा सकता है और हम भी आपको बचाएंगे। अब शायद उसका वो रिवार्ड दिया जा रहा है उज़ैर बलोच को। और ये जो एक मुकदमा है दहशतगर्दी अदालत के अंदर हड़ताल के दौरान बस चलाने के केस में लियारी गैंगवार के सरगना उज़ैर बलोच और अमीन बुलेदी को बरी किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम रही है जिस पर अदालत ने उज़ैर बलोच और अमीन बुलेदी को बरी कर दिया। अब ये प्रोसिक्यूशन क्या होती है? प्रोसिक्यूशन है सिंध हुकूमत, चूंकि हुकूमत है वहां पर जरदारी की, मुराद अली शाह उसको चला रहे हैं, पीछे आसफ जरदारी है, तो यही प्रोसिक्यूशन उन्होंने करनी होती है। अगर वो सरकारी वकील कमजोरी दिखाए तो इसका मतलब है बंदे ने तो निकल जाना है। और जब हुकूमत भी आम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती तो आम गरीब आदमी बेचारा तो गवाही देने अदालत के अंदर नहीं आ सकता। तो इस तरह प्रेशराइज करके कि प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सका,
कोई गवाह नहीं था और कोई मुद्दई नहीं था, इस मुस्तगीस पेश नहीं हुआ, डरा धमका कर चुके माफियात हैं और माफियात के खिलाफ अवाम लड़ सकती है, कोई इनफरादी तौर पर बंदा लड़ सकता है, तो वो सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसके साथ हुकूमत पीछे खड़ी है। जब हुकूमत खुद माफियात की सरपरस्त बन जाए तो एक आम गरीब आदमी एक बड़े गैंग वार का मुकाबला कैसे कर सकता है? यही वजह है कि हर मुकदमे के अंदर यही बात मिल रही है कि मुस्तगीस साबित करने में नाकाम रहा, कोई गवाह नहीं था और बाकायदा तौर पर ये जो है वो साबित नहीं प्रोसिक्यूशन कर सकी। तो अब ये पूरी बस को हड़ताल के दौरान आग लगाई गई, जलाया गया और इसके अंदर लोगों की वफात भी हुई। मफरूर मुल्जमान के अंदर हबीब जान, राशिद बंगाली, जब्बार जिंगू, स्तार पेड़ा, गफार न्याजी, शराज कामरेड और जामशेद शामिल है। मुल्जमान पर इल्जाम था कि उन्होंने 24 अप्रैल 2012 को बगदादी के इलाके में हड़ताल के दौरान जुलाव गिराव किया और एक मिनी बस को नजर आतश किया। इससे कबल उजैर बलोच 12 जनवरी को कत्ल के एक और मुकदमे में बरी हुए और इस वक्त मजमूई तौर पर छठे मुकदमे के अंदर उजैर बलोच बरी हो गया है। 56 मुकदमात में से 6 चले गए, अब 50 या 51 मुकदमात उसके बाकी हैं और लगता ऐसे है कि सिंध की हुकूमत जो कि खुद एक बहुत बड़ा माफिया है, अब वो उजैर बलोच को हर मुकदमे के अंदर बरी करने के दरपे है ताकि उनके जो पोल खुल रहे थे वो कोई और ना खोले और लोगों को पता चले कि जो भी हमारा यानी जरदारी माफिया का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, उनके बारे में जबान नहीं खोलेगा, तो जरदारी जो है वो यारों का यार होता है और वो जितना भी करप्ट हो, जितना भी कातल और बत्ताखोर हो, वो उसको बचा लेता है। अब ये रियासती इदारों को, पाकिस्तान की अवाम को और खास तौर पर सिंध की अवाम को सोचना और समझना है कि आखिर ये बत्ताखोर, ये गैंग वार के सरगने और ये माफिया कब तक उनकी गर्दन दबोचते रहेंगे। अपने मेजबान साजिद गुंदर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।